स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 11th क्लास 12th ओवरऑल फिजिक्स के लिए। इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है और इसका नाम है वेक्टर्स। वेक्टर्स अगर आपके वीक रह गए तो ना तो आप फिजिक्स में 11th में कुछ कर पाएंगे ढंग से, ना 12th में। फिजिक्स की बेसिक है, फिजिक्स का कोर फाउंडेशन है वेक्टर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेक्टर्स। सबसे पहला जो चैप्टर टॉपिक है वेक्टर्स में, पहली बात ये वेक्टर्स होता क्या है। दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होता है स्केलर और दूसरा कौन सा होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, जिसका क्या हो सिर्फ मैग्नीट्यूड, जिसको आपको डायरेक्शन देने की जरूरत ना पड़े, वो होती है स्केलर। और जिसको आपको डायरेक्शन देनी पड़े वो कौन सी हो जाती है साथ में वेक्टर। ठीक है, स्टेटमेंट साथ साथ लिखिए, हेडिंग डालिए, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। पहले तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स क्या मतलब होता है दिन इसका, मैं डिक्टेट करूंगा, प्लीज साथ साथ लिखिएगा। स्केलर्स एंड वेक्टर्स मैं भी लिख रहा हूं साथ में, आप भी साथ साथ लिखिए सो दैट टाइम कम लगे। स्केलर्स एंड वेक्टर्स लिखिए। स्केलर क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज are the quantities which can be represented in terms of, scalar quantities are the quantities which can be represented in terms of magnitude only, जिसको आप सिर्फ मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, अगली लाइन में वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी इज अ क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड in terms of magnitude and direction। जिसमें डायरेक्शन साथ में आप दे देते हो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जिसमें सिर्फ वैल्यू का काम होगा उसको क्या बोलते हैं, स्केलर। जिसमें वैल्यू के साथ आप डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करते हो उसको हम क्या नाम देते हैं, वेक्टर। ये पहला पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन क्लियर है। नाउ एग्जांपल्स इसके, फॉर एग्जाम्पल एक एक करके बात करते हैं। सपोज मैंने बोला टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या होगा, स्केलर होगा वेक्टर होगा, स्केलर, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती। टेम्परेचर जो होगा वो होगा स्केलर। और एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला वेलोसिटी, ये होता है वेक्टर, इसमें डायरेक्शन होती है। आप जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के न्यूमेरिकल्स करते हो तो वेलोसिटी की डायरेक्शन साइन लेते हो ना, प्लस है या माइनस है, तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है वो। इसी तरह स्पीड मैंने बताया था उसकी सिर्फ वैल्यू होती है, तो ये क्या हुआ, स्केलर। सपोज मैंने बोला एक्सेलरेशन, ये क्या हुआ, वेक्टर। एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होती है, आप प्लस या माइनस लेते हो कि नहीं लेते, अपवर्ड है तो प्लस, डाउनवर्ड है तो माइनस। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। ठीक है, ये समझ में आ गया। सो मैंने क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी है, ऐसी क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। नाउ सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कुछ नहीं होता, किसी भी क्वांटिटी के वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ एक और चीज होनी चाहिए, उसको लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना जरूरी है। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन मतलब नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन में आप 1 + 1 2 करते हैं, वेक्टर एडिशन में 1 + 1 जरूरी नहीं है 2 हो, 1 + 1 0 भी हो सकता है, 1 + 1 1.5 भी हो सकता है, 1 + 1 0.5 भी हो सकता है। ये क्या होते हैं बात करेंगे आगे। पहली बात मैंने क्या बोली, स्टेटमेंट, ये क्या पॉइंट बोला, मैंने बोला फॉर अ क्वांटिटी टू बी अ वेक्टर, for a quantity to be a vector
it must also follow laws of वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन के लॉज फॉलो करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट हैज मैग्नीट्यूड, होता है कि नहीं, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, एंड डायरेक्शन, बट स्टिल it is scalar because it does not follow laws of vector addition। वेक्टर के एडिशन के लॉज फॉलो नहीं करता। 1 + 1 हमेशा 2 एम्पियर ही बनेगा, कभी 0.5 नहीं बन सकता। सो इस एग्जाम्पल को याद रखना, ये 1 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है कि ऐसे पूछ लेगा, इज इलेक्ट्रिक करंट इज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इज इट अ वेक्टर क्वांटिटी? नो, इट इज नॉट अ वेक्टर बिकॉज इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन के लिए, वेक्टर होने के लिए 3 जरूरी चीजें हो गई। पहली बात मैग्नीट्यूड होना चाहिए, दूसरी बात डायरेक्शन होनी चाहिए, और तीसरी बात लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ये तीनों एसेंशियल कंडीशंस हैं। लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो करना भी जरूरी है, बिना उसके वेक्टर नहीं हो सकता। ये बात समझ में आ गई? नाउ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वेक्टर को? अब लिखना नहीं, सामने देखना, टाइम दे दूंगा लिखने का। रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है? किसी भी वेक्टर को ऐसे एरो से रिप्रेजेंट करते। ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं टेल ऑफ अ वेक्टर, और ये जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है इसको बोलते हैं हेड ऑफ वेक्टर। एक लाइन और वेक्टर में क्या फर्क है? लाइन को आप जब बनाते थे क्लास 10th में तो ऐसे बनाते थे, यूं बनाया, दोनों तरफ एरो लगा दिए। दोनों साइड एरो लगाने का मतलब ये लाइन इधर आगे भी एक्सटेंड हो रही है, ये लाइन इधर आगे भी एक्सटेंड हो रही है। वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। वेक्टर में आप एक तरफ एरो लगाते हो विच शोज द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है? नाम कैसे रिप्रेजेंट करते हो? जैसे मैंने बोला ये ए वेक्टर है, तो आई विल राइट इट एज ए, ऊपर लगाऊंगा एरो। दिस शोज दैट ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरो shows that A is a vector quantity। एरो का मतलब जो ऊपर लगाया वो वेक्टर शो कर रहा है। इसकी जो लेंथ है, मतलब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक जो लेंथ है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल ए लिख देंगे या फिर ए के ऊपर एरो लगा के ऐसे मैग्नीट्यूड बना दे, मॉड बना देंगे। इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द वेक्टर या मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, एक ही बात है। ठीक है? सो इस एरो की जो डायरेक्शन है जो ऊपर लगाया, ये कुछ नहीं सिग्निफाई करती। मतलब वेक्टर भले ही ऐसे भी हो, एरो ऐसे ही बनेगा। ये सिर्फ एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कहीं आपको सर वेक्टर इधर है, ए के ऊपर एरो ऐसे लगेगा ना, ऐसे नहीं होता। एरो इसी डायरेक्शन में लगेगा। ये सिर्फ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि जो ए है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। यहां तक बात समझ में आती है? ऑनलाइन सबको क्लियर है यहां तक? नाउ वेक्टर को अगर आप मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हो तो 2 तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। एक होता है कि आप मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंप्लीटली डिफाइन कर दो। एक दूसरा तरीका होता है उसमें आप यूनिट वेक्टर्स का यूज करोगे। एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करेंगे सिंपल नोटेशंस की, यूनिट वेक्टर की भी थोड़ी देर में। पहले बात करते हैं पोजीशन वेक्टर। लिखने का टाइम मिलेगा, प्लीज समझने पे फोकस कीजिए। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का आप डिफाइन करते हो इन कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का आप डिफाइन करते हो। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज अ वेक्टर
starting from origin to that point. किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? जैसे आपने ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया, किसी भी पॉइंट का, लेट्स से पी पॉइंट का मैं पोजीशन वेक्टर की बात कर रहा हूं, इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो, ऐसा वेक्टर जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे, ये क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर। पहले तो ये बात समझ में आती है, ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से स्टार्ट हो और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दे, इसको हम क्या बोलेंगे? पोजीशन वेक्टर। ये मैं बात कर रहा हूं पहले 2 डायमेंशंस में। 2 डायमेंशंस मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अभी थोड़ी देर में 3D में भी बात करूंगा। पहले ये बात समझ में आई, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये एक्स है, ये वाई है, ये क्या हो गया? ओ से पी का वेक्टर, ये कौन सा पॉइंट हो गया? ओ से पी का वेक्टर कौन सा पॉइंट हो गया? ओ से पी का वेक्टर हो गया पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। सो ये इसको लिखेंगे ओपी। ओपी वेक्टर ये क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स a, b हैं, कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है कि ओरिजिन से यहां से परपेंडिकुलर डाल, ये इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो तो ये a हो गया एंड ये b हो गया। यस और नो? यही हुआ कि नहीं? तो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालो o से p तक, वो क्या होगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पाइथागोरस से। यस और नो? मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो कितना एंगल बना रहा है विद द एक्स एक्सिस? थीटा। tan थीटा कितना हो गया? b बाई ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो इससे हम एंगल निकाल सकते हैं। एंगल को हम ऐसे लिखते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। ये अब नई नोटेशन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। ये नोटेशन क्या होती है? जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लेते हो तो एंगल की वैल्यू डालते हो और आपको रिजल्ट वैल्यू में मिलता है। इनवर्स में उल्टा होता है, आप वैल्यू डालते हो और आपको रिजल्ट क्या मिलता है? एंगल। जैसे tan 45 1 होता है, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा? 45 डिग्री। tan इनवर्स ऑफ 1, बेसिकली tan को आप राइट साइड ले गए, इसको लेके नहीं जाते, 1/tan नहीं है ये एक अलग फंक्शन है। दिस इज अ सेपरेट फंक्शन, इसको बोलते हैं इनवर्स फंक्शन। सो इनवर्स फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन कौन से होते हैं? साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, वही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक के उल्टे। जैसे आपने लिखा साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो साइन इनवर्स 1/√2 कितना होगा? 45 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू हाफ है, तो साइन इनवर्स हाफ कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। या रेडियंस में लिखो तो π/6। रेडियंस में आप जनरली आंसर रेडियंस में देते हो। सो tan इनवर्स ऑफ b बाय, मतलब वैल्यू के वैल्यू डालोगे तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा? एंगल। ठीक, तो हम इसमें बोलेंगे क्या? प्लीज ध्यान दीजिएगा, हम इसमें रिजल्ट क्या बोलेंगे? इसमें हम रिजल्ट बोलेंगे OP इज अ पोजिशन वेक्टर ऑफ P हैविंग लेंथ, मैग्नीट्यूड आप स्पेसिफाई करोगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड मेकिंग एंगल, डायरेक्शन स्पेसिफाई करोगे, मेकिंग एंगल tan इनवर्स b बाई ए विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। कंप्लीटली डिफाइन करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल सकता, सपोज ये आंसर सॉल्व करके 60 डिग्री आता है, मैं ये नहीं बोल सकता कि OP इज अ वेक्टर मेकिंग हैविंग वैल्यू सो एंड सो मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। अरे किसके साथ 60? वो भी तो बताओगे। x के साथ, y के साथ, पॉजिटिव x के साथ, पॉजिटिव y के साथ। तो कंप्लीटली डिफाइन करना पड़ता है वेक्टर को, कि मैंने बोला एक वेक्टर उसकी इतनी लेंथ, एक वेक्टर उसकी इतनी लेंथ
और वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, कितना बना रहा है, tan इनवर्स ऑफ b बाई ए। ठीक है, आपने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी होगी, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा मैथ्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म पढ़ी होगी, मिलता जुलता लग रहा है ना, वैसा एंगल भी वैसे ही निकालते हैं जैसे पोलर फॉर्म में निकाला था। देखा कितना इंटर रिलेटेड है दोनों, कितना इंटर रिलेटेड है। पॉइंट इज कि चीजें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स पे हर चीज पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, पहले इतना लिखो, क्वेश्चंस की फॉर्म में भी करेंगे, इतना लिख लो पहले। अभी हम 3 डायमेंशन पे आएंगे पहले, फिर क्वेश्चंस भी करेंगे आज। नेक्स्ट यही चीज अब 3 डायमेंशंस में करते हैं। अभी ये मैंने 2 डायमेंशंस में किया, अब मैं त्रिआयामी चित्र में करूंगा। 3D थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें 3D में समझना थोड़ा सा डिफरेंट है, तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, कोई लिखेगा नहीं अभी। 3 डायमेंशनल सिस्टम में आप इसको कैसे समझते हो? 3 डायमेंशनल सिस्टम माने एक है एक्स एक्सिस, एक है वाई एक्सिस, और तीसरी जो एक्सिस है इसको बोलते हैं जेड एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, या कोई भी 3 ले सकते हो, बस ध्यान अभी बताता हूं किस चीज का रखना है। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है जेड एक्सिस। ध्यान क्या रखना आता है आपको? सपोज इस रूम की बात करता हूं, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड द थर्ड वन इज द जेड एक्सिस। ठीक है, तीसरी जो है वो जेड एक्सिस है। कई लोग, कई बच्चे, कई टीचर्स ये बोल देते हैं किसी भी एक को कोई भी ले लो, बिल्कुल ले सकते हो, बस एक बात का ध्यान रखना, अपने राइट हैंड में आप एक्स से वाई की तरफ अगर फिंगर्स को कर्ल करो तो ये जेड आना चाहिए। मतलब अगर मैं इसको एक्स एक्सिस ले रहा हूं, इसको वाई एक्सिस ले रहा हूं, तो एक्स से वाई की तरफ कर्ल किया तो ये जेड होना चाहिए ऊपर। अगर मैं इसको एक्स और इसको वाई लूंगा तो नीचे होगा जेड। तो राइट हैंड में एक्स से वाई की तरफ अगर आप फिंगर्स को कर्ल करोगे तो ये जेड आना चाहिए। इसका रीजन आगे बताऊंगा क्रॉस प्रोडक्ट में, अभी सिर्फ ये याद रखो, अगर एक्स से वाई की तरफ अगर हम फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो ये जो एक्सिस आनी चाहिए जेड आनी चाहिए। तो अगर मैं ऊपर को एक्स ले लेता हूं, इसको वाई ले लेता हूं, तो एक्स से वाई की तरफ कर्ल किया तो ये जेड हो गई। तो एक्स वाई जेड ऐसे भी कर सकते हो, एक्स वाई जेड ऐसे भी कर सकते हो। इधर जो मैंने एग्जांपल लिया, एक्स से वाई की तरफ कर्ल किया तो जेड हो गई बाहर की तरफ। ये मैं बाहर की तरफ बना रहा हूं, बोर्ड से बाहर तो ला नहीं सकता, पर ये बाहर की तरफ है। ठीक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, सपोज मैं इसमें पॉइंट ले रहा हूं, पी पॉइंट। अब ये पी पॉइंट ऐसे कैसे? ये तो बोर्ड पे ही है, बोर्ड पे नहीं है, ये बाहर है, बोर्ड के बाहर है, बोर्ड के बाहर है पी पॉइंट। इसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, c। ये बाहर कैसे, जरा ध्यान देना। ये ऐसे बाहर है, दिखा बाहर? नहीं दिखा? और लाते हैं बाहर। अब दिख गया बाहर? सो इट्स बेसिकली आउटसाइड, और आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट है ये ऐसे हुआ ओपी वेक्टर। इसमें a, b, c का मतलब ये लेंथ है a, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट है b, और z कोऑर्डिनेट है c। तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, देखने में नहीं लगेंगे पर तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसको समझें कैसे, समझाता हूं, प्लीज ध्यान देना, इस पे नहीं समझ में आएगा। सामने मेरी तरफ देखो पहले, फिर एक चीज दिखाऊंगा तुम्हें, एक डेमोन्स्ट्रेशन अभी दिखाऊंगा। पहले एक चीज देखो, ये एक्स एक्सिस है, आप इस रूम को समझो, ठीक है?
ये कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन हो गया, या इस तरफ नीचे की तरफ कॉर्नर पॉइंट ओरिजिन हो गया। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। तो मैं जो पी पॉइंट है वो इस रूम का दूसरा कॉर्नर है, ऑपोजिट कॉर्नर। जो ऑनलाइन बैठे हैं वो भी अपने जिस रूम में बैठे हो, एक कॉर्नर को ओरिजिन मान लो, दूसरे कॉर्नर को पॉइंट पी मान लो। डायगोनली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट, ठीक है। डायगोनली ऑपोजिट दो पॉइंट्स ले लो, एक ओरिजिन है, एक पी पॉइंट है। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ हो गया जेड एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस आगे गए, वाई एक्सिस इधर मुड़े, और फिर जेड एक्सिस ऊपर चले गए। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। ठीक, अब आप मुझे बताओ, अगर इस जमीन पे मैं जो डायगोनल बनेगा, जो इस जमीन पे डायगोनल बनेगा, जो इस जमीन पे डायगोनल बनेगा, जो इस जमीन पे डायगोनल बनेगा, उसकी लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी। तो जमीन का जो डायगोनल बनेगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? होगा। अब ट्राइंगल कंसिडर करो, ओ वो नीचे वाला पॉइंट और ऊपर वाला पॉइंट, ओ पी और उसको वो वाला पॉइंट। बेस क्या हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट क्या हो गई? सी। बेस क्या हुआ? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइट क्या हो गई? सी। तो कितना हुआ? पाइथागोरस लगेगी इसमें ओपी निकालने के लिए। सो जो ओ से पी की लेंथ होगी वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये होती है लेंथ, ओपी का मैग्नीट्यूड। सो पिछले वाले में मैग्नीट्यूड कितना था? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें मैग्नीट्यूड कितना है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी एक और तरीके से डेमोन्स्ट्रेट करूंगा, ऐसे नहीं आता समझ, क्योंकि ये इस पे है, 2 डायमेंशन है। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। ये लेंथ होती है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसमें हम 3 एंगल्स डिफाइन करते हैं। एक एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, एक एंगल होता है वाई एक्सिस के साथ, और एक एंगल होता है जेड एक्सिस के साथ। उनको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा, बीटा और गामा से। अल्फा होता है एंगल विद एक्स एक्सिस, बीटा होता है एंगल विद वाई एक्सिस, और गामा होता है एंगल विद जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है अल्फा, वाई के साथ होता है बीटा, जेड के साथ होता है गामा। इनके हम तीनों के कॉस निकालते हैं। कॉस अल्फा का फॉर्मूला आता है, अभी प्रूविंग कर रहा हूं, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कॉस बीटा का फॉर्मूला आता है बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और कॉस गामा का फॉर्मूला होता है सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको लिखते हैं एल, इसको लिखते हैं एम, इसको लिखते हैं एन, और ये तीनों कहलाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। फॉर्मूला याद करना आसान है। कॉस ऑफ एंगल एक्स एक्सिस के साथ देख रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, वाई एक्सिस के साथ देख रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, जेड एक्सिस के साथ देख रहे हो तो जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। ठीक, इनकी प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक, ऐड करके देख लो, स्क्वायरिंग एडिंग करोगे 1 आएगा। अब आप कहोगे सर ये तो हमने लर्न तो कर लिया, समझ में नहीं आया। अब सामने मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं, एक वीडियो दिखा रहा हूं, उसमें कार्डबोर्ड की मदद से मैंने बना के दिखाया, तो प्लीज उसको देखिए। हेलो बेटा, इस वीडियो में मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि आप 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में किस तरह से पोजीशन वेक्टर की लेंथ, किस तरह से डायरेक्शन कोसाइंस को रिप्रेजेंट करते हो और कैसे इसको इंटरप्रेट करते हो अपने दिमाग में। नाउ व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू is a 2-dimensional coordinate system. This is x-axis, this is y-axis, and the red point is the origin. Now this one is the z-axis. So this is a 3-dimensional coordinate system with x, y and z-axis. Now let's suppose I have to move some length along the x-axis. So let's suppose मेरे को मूव करना है पॉइंट ए कॉमा बी कॉमा सी पे। अगर मुझे ए कॉमा बी कॉमा सी पॉइंट पे जाना है तो इट मींस ए लेंथ अलोंग द एक्स एक्सिस, बी लेंथ अलोंग द वाई एक्सिस एंड सी लेंथ अलोंग द जेड एक्सिस। हाउ डू आई गो अबाउट इट?
सो पहले मैं मूव किया पॉइंट O से एक A पॉइंट तक, एक A पॉइंट तक, द लेंथ इज लेट्स सपोज स्मॉल a. Then I move from point A to point B, that is B length. So मैंने क्या किया, A, B पॉइंट पे आ गया. The length on the base will be under root of A square plus B square. You can see it is a right angle triangle. So the length is under root A square plus B square. You can very easily see that it's a 90-degree angle. Now, let's suppose now I move vertically up. So I've moved A along x axis, B along y axis. अब suppose मुझे z axis के along move करना है, तो let's suppose मैंने move किया C along z axis. So this is the point. ये क्या हो गया आपका पोजिशन P पॉइंट, कोऑर्डिनेट इसके A, B, C. आप देख सकते हो दिस B इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू C. अगर आप एक तरफ से देखो तो नहीं, पर ये नीचे है और ये ऊपर है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री. सो द वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस रेड पॉइंट टू दिस पॉइंट, ये क्या हो जाएगा, पोजिशन वेक्टर. पोजिशन वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस प्लेन. इस प्लेन में आप उसे रिप्रेजेंट कर सकते हो. आप खुद से देखो, दिस लेंथ, तो ये पाइथागोरस बन जाएगा. सो ये लेंथ आपके पास कौन सी आएगी, एक बार मैं इवैल्यूएट करके आपको दिखाता हूं. आप अगर इधर से शुरू हुए थे, मैं मार्क करके, लेट्स सपोज दिस पॉइंट इज P पॉइंट. सो दिस इज P पॉइंट, ये था हमारा O पॉइंट. दिस लेंथ वॉज under root A square plus B square and this length was C. So ये length हो जाएगी under root of base का square, that is A square plus B square के square का root, square root का square और height का square. So ये आ जाएगा under root A square plus B square plus C square. So basically आप देखिए ध्यान से, this is C, this is O, ये रहा point P. आप अगर ध्यान से देखो, सो दिस लेंथ, दिस वेक्टर OP, ये आ जाएगा अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. तो ये आपके पास क्या हो गया, लेंथ हो गया पोजिशन वेक्टर का, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट P इन 3 डायमेंशंस. सो द लेंथ ऑफ दिस पोजिशन वेक्टर विल बी अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसको हटा देते हैं. नाउ अब बात करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस की. डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते थे, डायरेक्शन कोसाइंस होते थे वेक्टर. डायरेक्शन कोसाइंस होता था वेक्टर कितना एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंड जेड एक्सिस के साथ. एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाने का मतलब, अगर आप ध्यान से देखो, ये था वो वेक्टर, मैं सिर्फ अब इसको बना रहा हूं, ये था वो वेक्टर. ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, वो हो गया ये वाला एंगल इस तरफ, अल्फा. दिस एंगल इज बीटा. और वो वाई एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, दिस इज गामा. एक्स एक्सिस के साथ एंगल इज अल्फा, वाई एक्सिस के साथ एंगल इज बीटा, जेड एक्सिस के साथ एंगल इज गामा. अगर आप अल्फा निकालना चाहो तब आप ट्राइंगल कंसिडर करो. देखो ध्यान से, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है और ये पॉइंट A है. ट्राइंगल कंसिडर करो OPA. OPA मतलब मैं ऐसे बात कर रहा हूं, OPA. इस ट्राइंगल में OPA, इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल, कंप्लीट ट्राइंगल आपको अगर दिख रहा हो तो, सो अल्फा एंगल क्या होगा, कॉस क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल. OPA, 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 OPA. इसमें अल्फा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा. सो एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. ये क्या आपके पास हो गया, ये हो गया आपके पास कॉस अल्फा. दोबारा देखो, अल्फा है एंगल विद द एक्स एक्सिस, तो कॉस अल्फा कितना हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस इज A, हाइपोटेन्यूज इज अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. इसी तरह बीटा अगर आपको निकालना है, सो अब आप क्या करो, इस तरफ प्लेन कंसिडर कर लो. जब आप इस तरफ प्लेन कंसिडर करोगे, ट्राइंगल कंसिडर करो OP और यहां पे जो परपेंडिकुलर डाल के आया,
सो कॉस बीटा कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। सिमिलरली जब आपको z एक्सिस के साथ एंगल निकालना है तो z कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ क्या हो जाएगा, कॉस गामा। सो कॉस अल्फा हुआ x कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा y कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस गामा z कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। तो दिस इज ओपी। ओपी कितना आया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अल्फा एंगल ये एंगल हुआ, ये एंगल हुआ कॉस अल्फा इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बीटा ये एंगल हुआ दिस वन, कॉस बीटा कितना हुआ, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। गामा ये एंगल हुआ, ये हुआ कॉस गामा इक्वल टू अंडर रूट सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सो ये आपका एक मैंने कोशिश की 3 डायमेंशनली आपको एक्सप्लेन करने की, और पोजिशन वेक्टर एंड डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। ये सबको क्लियर है? नाउ क्या बोला मैंने दोबारा, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लेंथ विल बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर आप एंगल निकालते हो तो कॉस अल्फा क्या हुआ, एक्स अपॉन एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस बीटा हुआ वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ, कॉस गामा कितना हुआ, जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। इनको अगर आप स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दे तो ये 1 हो गया। अब विजुअली क्लियर है, चीजें समझ में आ गई पक्का। अब दूसरा जो होता है, एक साथ लिखना, दूसरा जो होता है इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 2 वेक्टर्स में केस स्टडीज आप सोच लो कि आपको कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस करनी थी जिसके लिए मेरे को समझाना पड़ा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, अगर नाम से ही क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट आप बचपन से पढ़ रहे हो, क्या होती है डिस्प्लेसमेंट? एक पॉइंट से जब आप दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो शॉर्टेस्ट पाथ, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पे ज्वाइन कर दें तो वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? इफ अ पार्टिकल moves from one point to another, then vector from initial to final point, from initial point starting point से to ending point is called displacement vector। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना नहीं, पहले अभी मैं 2 डायमेंशंस में एक्सप्लेन करता हूं, बहुत सिंपल है। 2D में विजुअली देखना बड़ा आसान होता है। 2 डायमेंशंस में सपोज करो, क्योंकि बोर्ड है ना 2D है तो इजीली बन जाता है और समझ भी आ जाता है। सपोज मैं एक पॉइंट है P पॉइंट, एक पॉइंट है Q पॉइंट, एक पार्टिकल P से Q तक गया इस रास्ते से होके, तो पाथ से कोई मतलब नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट सीधा सीधा ज्वाइन करके आता है। तो P से Q का जो वेक्टर होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। PQ वेक्टर को क्या बोलेंगे? PQ कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम P टू Q, P पॉइंट से Q पॉइंट को ज्वाइन करने वाला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब सपोज करो P पॉइंट है x1 y1 और Q पॉइंट है x2 y2। जब अब यहां परपेंडिकुलर डालोगे तो ये x1 हुआ, ये y1 हुआ, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे ये x2 हुआ और ये y2 हुआ। होगा कि नहीं होगा? सो इट मीन्स दिस लेंथ will be x2 minus x1, this length will be y2 minus y1। yes or no? so पाइथागोरस लगाएं। अब आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूला सोच लो या जो मर्जी सोच लो, पाइथागोरस अगर आप लगाएं तो वो आएगा अंडर रूट ऑफ बेस का स्क्वायर, बेस में क्या है x2 minus x1, परपेंडिकुलर में क्या है y2 minus y1, सो अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का
स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन के लिए मैंने इसका एंगल मान लिया अल्फा या थीटा। अगर एक्स एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना दूं तो बैक प्रोड्यूस करो इसको, यही होगा ना थीटा। कौन से एंगल्स हो गए? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो आप tan थीटा क्या बोलोगे? tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन बेस, दैट इज x2 माइनस x1। सो थीटा कितना हुआ? tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बात क्लियर? समझ में आ गया? सो मतलब मैग्नीट्यूड कितना हुआ? मैग्नीट्यूड हुआ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए tan थीटा कितना हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो थीटा कितना हुआ? tan इनवर्स y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। गॉट इट यहां तक? मतलब अगर आप 2D में पोजीशन वेक्टर से कंपेयर करो तो उसमें क्या था? अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। x कोऑर्डिनेट की जगह यहां पे क्या आया? डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। उसमें y कोऑर्डिनेट था b, इसमें क्या आया? y कोऑर्डिनेट की जगह क्या आया? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। तो इसमें क्या आ रहा है? उसमें आ रहा है कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या आ रहा है? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से यहां पे एंगल में भी उसमें tan थीटा कितना था? b बाय a। tan थीटा कितना था? b बाय a। b बाय a का मतलब y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय x कोऑर्डिनेट। इसमें क्या आया? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। सो इसका मतलब आप क्या बोलोगे? PQ vector is a displacement vector having magnitude under root of x2 minus x1 का square plus y2 minus y1 का square and making an angle tan inverse y2 minus y1 upon x2 minus x1 with positive x axis। क्या ये बात समझ में आ गई? जहां जहां वहां पे क्या था? कोऑर्डिनेट्स, यहां पे क्या आ गया? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स। मतलब अगर हम लास्ट बात कर रहा हूं, फिर टाइम दूंगा आपको लिखने के लिए। अगर हम 3 डायमेंशंस में बात करें, लेट्स सपोज P पॉइंट है x1 y1 z1, Q पॉइंट है x2 y2 z2। तो अगर मैं अब P से Q का निकालूं, जब 3D में बात की थी तो आंसर क्या आया था? X क्या आया था 3D में? अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस z कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। अब कोऑर्डिनेट की जगह क्या आएगा? डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स। इसी तरह से cos अल्फा cos बीटा cos गामा, जहां जहां x कोऑर्डिनेट है वहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। जहां जहां y कोऑर्डिनेट है वहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट। और जहां जहां z कोऑर्डिनेट है वहां पे क्या आ जाएगा? डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट। मतलब लेंथ क्या आएगी? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी तरह से cos अल्फा की अगर हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा? डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितना होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। इसी तरह cos बीटा कितना हुआ? y2 माइनस y1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। cos गामा ये भी कितना हुआ? z2 माइनस z1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा? नो प्रॉब्लम। अगेन इनका भी अगर कंडीशन देखें तो l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तीनों की सम कितना हो जाएगा? 1 के इक्वल। तीनों को आप ऐड कर सकते हो। लॉजिकली क्लियर हुआ? तो मैंने क्या क्या बोला दोबारा? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर होता है ओरिजिन से स्टार्ट होके किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर। वो क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है?
tan थीटा इज इक्वल टू वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय एक्स कोऑर्डिनेट। अगर 3 डायमेंशन में बात करें तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। ठीक, वो एंगल्स कितने कितने बनाएगा, उसमें 3 एंगल्स निकलते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। कॉस बीटा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। कॉस गामा क्या होता है, जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ। सेम गोज विद डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में क्या होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर, उसको क्या बोलते हो, डिस्प्लेसमेंट। जहां जहां यहां पे आपने कोऑर्डिनेट्स यूज किए वहां पे आप क्या यूज करोगे, डिफरेंस इन कोऑर्डिनेट्स। तो मतलब अंडर रूट ऑफ, अगर 2 डायमेंशन में बात करें तो अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें भी 3 डायमेंशंस में सिमिलर फॉर्मूलाज। ठीक है, यहां तक लिख लीजिए। ये था आपका इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स। ठीक, लिख लीजिए प्लीज। आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसका रह गया प्लीज बाद में लिख लेना पीडीएफ से। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। जगह छोड़ दीजिएगा, क्लास नोट्स बनाने अपने हाथ से बहुत जरूरी होते हैं। कई चीजें बाद में रिवाइज करने में जितना अपने हाथ से करोगे उतना अच्छा रहेगा। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, किस किस टाइप के वेक्टर्स होते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। नंबर 1, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स कौन से होते हैं, कोई भी 2 वेक्टर्स को आप इक्वल तब बोलते हो जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो एंड डायरेक्शन भी सेम हो। मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से काम नहीं होता, कोई भी 2 वेक्टर्स बराबर होने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी सेम होना जरूरी है। सो लिखिए, फॉर एनी 2 वेक्टर्स to be equal, for any 2 vectors to be equal, they must have same magnitude as well as same direction। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी सेम होना जरूरी है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम नहीं है, तो वो 2 इक्वल नहीं है। जैसे सपोज करो ए वेक्टर मैंने इधर लिख दिया, लेट्स से ये 4 यूनिट्स का वेक्टर है, मैंने एक बी वेक्टर इधर लिख दिया, ये भी 4 यूनिट्स का वेक्टर है, बट दोनों वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे, वेक्टर्स बराबर नहीं होंगे। मैग्नीट्यूड्स भले ही इक्वल हो जाएं, मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, बट वेक्टोरिकली वो इक्वल नहीं है। वेक्टोरिकली वो इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होने चाहिए वेक्टर्स इक्वल होने के लिए। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है 4 यूनिट्स, बट वेक्टर्स दोनों बराबर नहीं है। तो मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब वेक्टर बराबर होना ऐसा नहीं होता। ये पॉइंट समझ में आ गया, पहला क्लियर है सबको। सेकंड, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव वेक्टर का मतलब, नेगेटिव वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर, negative vector of a given vector is a vector having same magnitude as that of given vector. Negative vector of a given vector is a vector having same magnitude as that of given vector, but opposite direction as that of given vector. मतलब ये A वेक्टर है, ध्यान दीजिएगा, ये A वेक्टर है। अगर मैं A वेक्टर का नेगेटिव रिप्रेजेंट करता हूं तो सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन ऑपोजिट। इसमें ध्यान रखने वाला पॉइंट यह है
सुन लो पहले, वेक्टर में माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन का रिवर्सल होता है, स्केलर्स में माइनस का मतलब वैल्यू का नेगेटिव होना होता है। रूम का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, रूम का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस, वैल्यू में फर्क है। मैंने किसी को झापड़ मारा +10 न्यूटन का, झापड़ मारा -10 न्यूटन का, सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है कि उसका मुंह किस तरफ जाएगा, अदरवाइज दर्द दोनों में बराबर होगी। तो वेक्टर में नेगेटिव साइन सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जबकि स्केलर में नेगेटिव साइन वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, इन वेक्टर साथ साथ लिखते रहो, इन वेक्टर नेगेटिव साइन signifies direction, while in scalars it's the part of value या magnitude। वेक्टर में सिर्फ माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, उसका वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है। और स्केलर में माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, वैल्यू में चेंज। यहां तक बात समझ में आती है? ये 2 पॉइंटर्स क्लियर है सबको? ऑनलाइन सबको ये 2 पॉइंटर्स क्लियर हैं? आप सबको क्लियर है बेटा? पक्का? थर्ड पॉइंट पे आते हैं, थर्ड टाइप, इसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, ये लिख लिया ना सबने? रुकूं? ओके। थर्ड, कोलिनियर वेक्टर्स। साथ साथ लिखिए स्टेटमेंट, कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग, वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग parallel lines are collinear vectors। ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें उनको क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स। दीज वेक्टर्स may or may not have, these vectors may or may not have equal magnitudes। These vectors may or may not have equal magnitudes, and they are either parallel or anti-parallel। anti-parallel का मतलब उल्टी डायरेक्शन। तो ध्यान देना, ये पैरेलल लाइंस में बना रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये मैंने कुछ पैरेलल लाइंस बनाई, ऐसे वेक्टर्स जो इन पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें, ऐसे वेक्टर्स जो इन पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें, वो वेक्टर्स क्या होंगे, कोलिनियर। मतलब मैं इस वेक्टर की बात कर रहा हूं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ये सब क्या होंगे, कोलिनियर। पैरेलल भी हो सकते हैं, ऑपोजिट भी हो सकते हैं, एंगल पे नहीं होने चाहिए। वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, या तो पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे। सो ए बी सी डी आर कोलिनियर। ये क्या होगा, एक कोलिनियर। एक और एग्जांपल देखो, सपोज मैंने लिखा है ऐसे, एक रेक्टेंगल बना दिया, ध्यान देना बेटा, ये ओ पॉइंट, ये ए या ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी वेक्टर एंड डी सी वेक्टर are parallel
कोलिनियर एंड इक्वल। रेक्टेंगल है तो ऑपोजिट साइड्स क्या होंगी? इक्वल होंगी ना। तो ए बी और डी सी, इन दोनों, ये दोनों को पैरेलल वेक्टर्स भी बोल सकता हूं, कोलिनियर भी बोल सकता हूं, इक्वल भी बोल सकता हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। बट अगर मैं बीसी वेक्टर और डीए वेक्टर को बोलूं, बीसी वेक्टर एंड डीए वेक्टर आर एंटी पैरेलल, कोलिनियर तो होंगे, पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, एंड नेगेटिव ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के नेगेटिव है कि नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम मैग्नीट्यूड है, तो एक दूसरे के क्या हो गए? नेगेटिव हो गए। ये एग्जाम्पल समझ में आया? अब मैं बोलूं ए बी और बीसी, ए बी वेक्टर एंड बीसी वेक्टर आर नॉट कोलिनियर। एग्जाम्पल क्लियर? कोलिनियरिटी के लिए क्या होना जरूरी है? कोलिनियरिटी के लिए या तो वेक्टर्स पैरेलल हो या वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो। मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्लियर? सबको क्लियर? इक्वल वेक्टर्स के लिए क्या होना जरूरी है? इक्वल वेक्टर्स के लिए दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी। नेगेटिव वेक्टर के लिए क्या जरूरी है? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, कंपल्सरीली ऑपोजिट होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट, इसके बाद है कोप्लेनर वेक्टर्स। अब 2 मिनट रुक जाओ, 2-3 है, फिर मैं लिख के साइड हो जाऊंगा, वो पीछे का एग्जाम्पल वगैरह सब लिख लेना। ये था नंबर 3। यहां तक समझ में तो आ गए ना सबको? फोर्थ, कोप्लेनर वेक्टर्स, नाम से ही क्लियर है। कोप्लेनर मतलब वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट करें। वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन आर कोप्लेनर। एक ही प्लेन है। इस बोर्ड पे मैं जितने वेक्टर बना दूंगा सारे के सारे क्या होंगे? कोप्लेनर होंगे। जैसे ये मैं एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं, प्लीज ध्यान देना। एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसमें आपको 3 प्लेन्स नजर आएंगी। इसमें पहली प्लेन जो सामने वाली है दीवार, ये प्लेन, ये आपके पास हो गई एक्स वाई प्लेन, एक्स और वाई की प्लेन। ये क्या कहलाएगी? ये है एक्स वाई प्लेन। ठीक है? जो नीचे जमीन है, जो नीचे जमीन है, ये कहलाएगी एक्स जेड प्लेन। ये वाली जो है ये कहलाएगी एक्स जेड प्लेन। और जो साइड वॉल है वो कहलाएगी, वो किसके बीच में? y और z के, तो ये कहलाएगी वाई जेड प्लेन। ठीक है? इसको और दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाता हूं, ध्यान देना प्लीज। एक्स वाई और जेड, ये x, ये y और ये z। ये एक वो है क्यूबॉइड। जो पीछे वाली दीवार है ये है एक्स वाई प्लेन, मतलब ये वाली दीवार। दिस वॉल एंड दिस फ्रंट वॉल,
ये जो दो वॉल्स हैं ये कौन सी हैं? एक्स वाई प्लेन्स। जो बेस है वो हो जाएगा एक्स जेड प्लेन, मतलब ये वाला, ये हो जाएगा एक्स जेड प्लेन। इसी तरह छत पे ये वाली दीवार, ये हो जाएगी एक्स जेड प्लेन। ये लिखने की जरूरत नहीं होती, ये समझने वाली चीजें हैं। एक्स जेड समझ में आ गया ना यहां तक? और जो तीसरी साइड वॉल है वो कौन सी प्लेन है? वो है वाई जेड प्लेन। ये ग्रीन से जो बना रहा हूं, ये वाली वॉल, इसी तरह ये वाली वॉल, ये क्या हो जाएगी? वाई जेड प्लेन। हाँ, वाई जेड प्लेन। आई बात समझ में आ गई? तो ये होता है आपका कोप्लेनर। कोप्लेनर मतलब सपोज एक्स वाई प्लेन में 2-3 वेक्टर्स बना देता हूं, वो हो गए उस प्लेन के लिए कोप्लेनर। एक्स जेड प्लेन में मैंने बना दिए तो वो हो गए कोप्लेनर। अब जैसे इसी रूम में बात करता हूं, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जमीन पे जितने भी वेक्टर बनेंगे वो कौन से हो जाएंगे? एक्स वाई प्लेन के वेक्टर्स। वो सारे क्या हो जाएंगे? कोप्लेनर। इसी तरह साइड वॉल पे जो बनाऊंगा वो एक प्लेन के वेक्टर्स, इस दीवार पे जो बनाऊंगा वो एक प्लेन के वेक्टर्स। सो कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से हुए? ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और लास्ट दो, फिर उसके बाद एक मेन पे आ जाएंगे। एक है को टर्मिनस वेक्टर्स। को टर्मिनस वेक्टर्स कौन से होते हैं? वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनेटिंग पॉइंट, that is their heads meet। ऐसे वेक्टर्स जिनके सर मीट करें, एरो मीट कर जाएं, तो ये ए और बी क्या कहलाएंगे? कोटर्मिनस, जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो उनको बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स कौन से होंगे? Vectors having same starting point, that is their tails meet। पीछे हेड मीट हुए ऊपर वाले में, इसमें अगर टेल्स मीट हो रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का, तो इसको क्या बोलेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। और सेकंड लास्ट है नल वेक्टर। फिर हम मेन पे आ जाएंगे। नल वेक्टर, नल वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 0, नाम से ही क्लियर है, एंड हैविंग एनी आर्बिटरी डायरेक्शन। इज नल वेक्टर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे 0 के ऊपर एरो लगा के, आगे सिग्निफिकेंस आएगा, इसको हम क्या नाम देते हैं? नल वेक्टर। तो 7 तरीके के मैंने बताए। नल वेक्टर क्लियर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, डायरेक्शन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है? 0। को इनिशियल, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। को टर्मिनस, जिनका टर्मिनेटिंग पॉइंट सेम हो। इसके बाद कोप्लेनर, जो एक ही प्लेन में लाई करें। कोलिनियर, जो कि पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करें। सारे क्लियर? इसके बाद इक्वल वेक्टर्स, जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। इसके बाद था एंटी पैरेलल वाले नेगेटिव वेक्टर, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम। यहां तक लिख लीजिए। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पे आएंगे जिसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। पहले इतना लिख लीजिए प्लीज। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पे आ जाते हैं। हेडिंग डालिए यूनिट वेक्टर। अभी खत्म नहीं हुए, 7 हुए, आ जाते हैं 8th पे। इसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर स्टेटमेंट लिखेंगे और रुक जाएंगे। स्टेटमेंट लिख के रुक जाएंगे और सामने देखेंगे, उसके बाद कोई नहीं लिखेगा जब तक मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है इसको। यूनिट वेक्टर क्या होता है? स्टेटमेंट लिखिए, यूनिट वेक्टर
of a given vector, unit vector of a given vector is a vector having same magnitude as that of given vector, is a vector having same magnitude as that of, is the vector having same, is a vector having same direction as that of given vector, and magnitude equal to unity. यूनिटी माने वन, एक, मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी. अब कोई लिखेगा नहीं, सामने समझेंगे. सपोज करो आपके पास एक ये ए वेक्टर है. ए वेक्टर है 5 यूनिट्स का. मैंने क्या बोला? यूनिट वेक्टर ऑफ अ गिवन वेक्टर. इसका अगर मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, इज अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन में गिवन वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड इक्वल टू यूनिटी. डायरेक्शन 1 यूनिट का, मैग्नीट्यूड 1 यूनिट. इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर. रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए के ऊपर से टोपी बना देंगे, कैप. ये टोपी का मतलब क्या होता है? ये जो कैप बनाई, ये कैप बनाने का मतलब क्या है? इट्स अ यूनिट वेक्टर. इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1. तो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? 1. मतलब सपोज करो ए वेक्टर हाफ यूनिट का है, ए वेक्टर हाफ यूनिट का है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 यूनिट का. इससे डबल होगा. इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैग्नीट्यूड हमेशा ओरिजिनल से कम होगा, ओरिजिनल से ज्यादा भी हो सकता है. तो जैसे सपोज ए वेक्टर, ये सपोज ए वेक्टर है छोटा सा 0.1 यूनिट का, तो उसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 यूनिट का. उससे 10 गुना ज्यादा होगा. तो ओरिजिनल वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा? 1. ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन जो भी हो, यूनिट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन है. मतलब यूनिट वेक्टर जो है, यूनिट वेक्टर सिग्निफाइज डायरेक्शन ओनली. सिर्फ डायरेक्शन के बारे में बताता है, मैग्नीट्यूड से उसका कोई दूर दूर तक नाता नहीं है. जैसे मैंने बोला ये एक यूनिट वेक्टर है, बताओ ओरिजिनल वेक्टर कितने मैग्नीट्यूड का होगा? बता सकते हो? नहीं. 100 यूनिट का होगा तब भी यूनिट वेक्टर उतना ही लेंथ का होगा, 50 यूनिट का होगा तब भी यूनिट वेक्टर उतना ही लेंथ का होगा ना. तो यूनिट वेक्टर को देख के आप ओरिजिनल वेक्टर के मैग्नीट्यूड को नहीं बता सकते. किसको बता सकते हो? डायरेक्शन को. मैंने बोला यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ओरिजिनल वेक्टर किस डायरेक्शन में आपको होगा? इसी डायरेक्शन में होगा. मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई डोंट नो, बट सिर्फ क्या होगा? डायरेक्शन. तो यूनिट वेक्टर सिर्फ 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 ओनली क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड से उसको कुछ नहीं मतलब. ठीक. मैथमेटिकली आप यूनिट वेक्टर को कैसे लिखते हो? मैथमेटिकली यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड. वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर. क्या बोला मैंने? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर. कहने का भाव यह है कि वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो? मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर लिख सकते हो. क्या बोला मैंने आपको? एक बात ध्यान से सुनिए. किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 चीजें होती हैं. एक कौन सा? वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड. दूसरा कौन सा? डायरेक्शन. तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये क्या देगा? मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू. और ये यूनिट वेक्टर आपको क्या देगा? डायरेक्शन. और ये क्या हो गया? वेक्टर. किसी भी वेक्टर को दो चीजें चाहिए आपको. एक चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और एक चाहिए उसकी डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन. डायरेक्शन कौन देता है? यूनिट वेक्टर. कैसे लिखते हैं इसको? अभी आता हूं.
इसके लिए कुछ कन्वेंशंस हैं जो आपको याद होनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड कन्वेंशन है, इसको आप अपने मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। ये कन्वेंशन आपको दिल से याद होनी चाहिए। कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं? पहली कन्वेंशन, आई कैप, आई के ऊपर टोपी लगा दीजिए। ये होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस के अलोंग वन यूनिट का वेक्टर क्या कहलाएगा? आई कैप। माइनस आई कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वन यूनिट का वेक्टर कौन है? आई कैप। नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग वन यूनिट का वेक्टर कौन है? माइनस आई कैप। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। माइनस जे कैप होगा यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। माइनस के कैप होता है यूनिट वेक्टर अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है आई कैप, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है जे कैप, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग है के कैप। नेगेटिव्स हो जाएंगी तो सबके बाहर क्या लग जाएगा? माइनस साइन। आई जे के, ये याद होना चाहिए। आई किसके अलोंग यूज होता है? एक्स के अलोंग। जे किसके अलोंग? वाई के अलोंग। के किसके अलोंग? जेड के अलोंग। क्या मतलब हुआ? कैसे यूज होता है? प्लीज सामने ताड़िए। सपोज करो, इसके एग्जाम्पल से समझो और क्लियर होगा। सपोज कीजिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। मैंने बोला एक है वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स का वेक्टर है ए वेक्टर। एक दिया बी वेक्टर 2 यूनिट्स का, 5 यूनिट्स का। एक है सी वेक्टर जेड के अलोंग, ये है 2 यूनिट्स का। तो अगर इसको मैं वेक्टर नोटेशन में लिखता हूं, आई विल राइट इट एज ए वेक्टर इक्वल टू 3 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस। वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर को लिखते हैं मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। ऐसे ही बोला मैंने, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर करो, आपके पास क्या आ जाता है? वेक्टर। तो इस ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? मैग्नीट्यूड कितना? 3 यूनिट्स। और डायरेक्शन कौन सी? एक्स एक्सिस के अलोंग। एक्स एक्सिस के अलोंग माने आई कैप। वेट, एक्स एक्सिस के अलोंग मतलब आई कैप। ठीक, इसी तरह बी वेक्टर क्या होगा? बी वेक्टर होगा 5 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस, तो इसको लिखेंगे 5 जे कैप। सी वेक्टर कहां है? जेड के अलोंग। सी वेक्टर क्या हो जाएगा? 2 यूनिट्स अलोंग जेड एक्सिस, आई विल राइट इट एज 2 के कैप। आई बात समझ? क्या बोला? 3i 5j और 2k। क्लियर? इसी तरह अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होता तो क्या ले लेते? माइनस में। ठीक, अच्छा और एग्जांपल। सपोज करो आपके पास यही एक्स वाई जेड प्लेन है। पहले एक्स वाई प्लेन की बात करता हूं। एक्स वाई प्लेन है, मेरे पास एक वेक्टर है जो कि पॉइंट कर रहा है 4,3 पॉइंट को। 4,3 पॉइंट माने यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं तो ये 4 लेंथ हो गई और ये 3 लेंथ हो गई, राइट? ये पागल पॉइंट, ये ओ पॉइंट। अब आप ओ से पी का वेक्टर कैसे लिखेंगे? ओ से पी का वेक्टर लिखेंगे 4 यूनिट्स अलोंग एक्स एक्सिस, 3 यूनिट्स अलोंग वाई एक्सिस। आई विल राइट इट एज 4i कैप 3j कैप। 4 अलोंग एक्स एक्सिस, 3 अलोंग वाई एक्सिस। 4i कैप 3j कैप। इसी तरह अगर 3 डायमेंशंस में होगा, 3 आयामी चित्र में, मैंने बोला एक पॉइंट है 3,2,4, मतलब ये 3 यूनिट्स हो गया एक्स एक्सिस के अलोंग, 2 वाई के अलोंग और 4 जेड के अलोंग। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? आई विल राइट इट एज, ये पी पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ओपी वेक्टर को मैं लिखूंगा 3i कैप 2j कैप 4k कैप। 3 अलोंग एक्स एक्सिस, 2 अलोंग वाई एक्सिस, 4 अलोंग जेड एक्सिस। मतलब
पोजीशन वेक्टर का स्टैंडर्ड नोटेशन बन गया, गिवन एनी पॉइंट P A, B, C, its position vector is as follows. क्या होगा इसका पोजीशन वेक्टर O से P तक का? A along x axis, B along y axis, C along z axis. मानते हो? अब आपने कुछ फॉर्मूलाज पढ़े एबीसी पॉइंट के, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा पोजीशन वेक्टर का, क्या पढ़ा? उसका मैग्नीट्यूड कितना होता था? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. सो अगर ए बी सी है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो हमने पहले निकाल चुके हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. आपने पढ़ा कि एंगल 3 निकालते हो इसमें, एक होता है कॉस अल्फा, वो क्या हो जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. कॉस बीटा वो क्या हो जाएगा? वाई कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. कॉस गामा वो क्या हो जाएगा? जेड कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल लेंथ. हाँ कि ना? तो इसको आप फॉर्मेट देखो, आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के के साथ वाले का स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड कर निकालना है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर. इसी तरह कॉस अल्फा हो जाएगा ए अपॉन दिस कॉस बीटा, बी अपॉन टोटल कॉस गामा, सी अपॉन टोटल. आई के साथ वाला अपॉन टोटल, बी के जे के साथ वाला अपॉन टोटल, के साथ वाला अपॉन टोटल. ऐसे याद रखो. ठीक. सिमिलरली आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ भी खेल सकते हो. आप डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ भी खेल सकते हो. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ कैसे खेलते हैं? सपोज करो ये x है, y है, 2D में देखना पहले, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है. P से Q गए, ये था x1 y1, ये था x2 y2, था कि नहीं था? तो यानी यहां पे आपको ध्यान होगा, ये हमने निकाला था, ये होता था x2 माइनस x1 और ये हो जाता था y2 माइनस y1. निकाला था कि नहीं? तो इसमें अगर आप नोटिस करो तो x2 माइनस x1 लेंथ किसके अलोंग आई? x एक्सिस के अलोंग, और y2 माइनस y1 लेंथ किसके अलोंग आई? y एक्सिस के अलोंग. तो यहां पे जो हम pq वेक्टर लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप. यही लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? x2 माइनस x1 अलोंग x एक्सिस प्लस y2 माइनस y1 अलोंग y एक्सिस. इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं लिखूं तो वो हमने अभी निकाला था थोड़ी देर पहले, वो कितना था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर. हाँ कि ना? यही निकाला था. आप इधर भी नोटिस करो, पिछले इसमें भी नोटिस करो, i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर. अगर इसमें tan थीटा निकालते थे तो वो तो फॉर्मूला आपको पता ही था. अब 3 डायमेंशंस में अगर बात करता हूं, 3 आयामी चित्र में, 3 डायमेंशंस में P पॉइंट और Q पॉइंट हो गए. एक है x1 y1 z1, एक है x2 y2 z2. तो अब यहां पे लेंथ जो आएगी x एक्सिस के अलोंग कितनी आएगी? x2 माइनस x1, y एक्सिस के अलोंग y2 माइनस y1, z एक्सिस के अलोंग z2 माइनस z1. हाँ कि ना? तो x2 माइनस x1 अलोंग x एक्सिस, y2 माइनस y1 अलोंग y एक्सिस, z2 माइनस z1 अलोंग z एक्सिस. इसका मैग्नीट्यूड भी कितना आया सॉल्व करके? इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाला था आपने, वो कितना था? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर. इसी तरह इसमें cos अल्फा निकाला था, वो कितना था? x2 माइनस x1 अपॉन टोटल लेंथ. cos बीटा कितना आया था? y2 माइनस y1 अपॉन टोटल लेंथ. और cos गामा कितना आया था? z2 माइनस z1 अपॉन टोटल लेंथ. कहने का सिंपल सा मतलब यह है, आपको कोई भी वेक्टर दिया हो, समथिंग i प्लस समथिंग j प्लस समथिंग k, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ वाले का स्क्वायर. इसमें भी आप देख सकते हो, आप इसमें भी नोटिस कर सकते हो. ठीक. सो इनके नाम क्या क्या हैं? अब मैं एक स्टैंडर्ड फाइनल फॉर्मूला लिख रहा हूं. गिवन एनी वेक्टर ai प्लस bj प्लस ck, इसको मैंने x वेक्टर नाम दे दिया. कोई भी वेक्टर है, इसको मैंने नाम दे दिया x वेक्टर.
तो इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। ठीक, ये जो और कॉस अल्फा था वो कितना बनेगा? इसका यूनिट वेक्टर कितना बनेगा? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो। इन दोनों को अगर डिवाइड करूं तो मेरे पास आएगा a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई कैप, b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जे कैप, c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के कैप। बात समझ में आती है? ये आप एक चीज नोटिस करो ध्यान से, ये क्या आ गए? L कॉस अल्फा, ये M कॉस बीटा और ये N कॉस गामा। और ये जो तीन है A, B और C, इनको इन सिंपलेस्ट रेशियो आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज। एबीसी को सिंपलेस्ट रेशियो में हम क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियोज। और यूनिट वेक्टर के तीनों पार्ट्स क्या बन जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब जो वेक्टर है, पार्ट्स ऑफ वेक्टर्स या कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स, कंपोनेंट का मतलब जिससे वो बन के बना है, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर्स इन सिंपलेस्ट रेशियो आर डायरेक्शन रेशियोज। और कंपोनेंट्स ऑफ यूनिट वेक्टर आर डायरेक्शन कोसाइंस। वेक्टर के तीनों कंपोनेंट क्या देते हैं? डायरेक्शन रेशियोज। यूनिट वेक्टर के तीनों कंपोनेंट्स क्या देते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। फॉर एग्जाम्पल, ए वेक्टर आपको दिया 4i माइनस 2j प्लस 4k, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2 माइनस 1 एंड 2। सिंपलेस्ट रेशियो में कर दोगे, ये हो जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियोज। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर। कितना आ गया? 6 यूनिट्स। रूट्स 36 कितना हुआ? 6 यूनिट्स। इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? यूनिट वेक्टर होगा, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो? डिवाइड। तो इसको अगर इससे डिवाइड करूंगा 4/6, या पहले पूरा लिख देता हूं, 4i माइनस 2j प्लस 4k डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 2/3 आई कैप माइनस 1/3 जे कैप प्लस 2/3 के कैप। ये जो तीनों पार्ट्स आए, 2/3 माइनस 1/3 एंड 2/3, ये कहलाएंगे क्या? डायरेक्शन कोसाइंस। ये तीनों क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। मतलब इस क्वेश्चन में कॉस अल्फा कितना आया? 2/3, कॉस बीटा कितना आया? माइनस 1/3, और कॉस गामा कितना आया? 2/3। लॉजिकली समझ में आ गया क्या चीज क्या है? पक्का? तो आपको कोई भी वेक्टर दिया हो, समथिंग आई प्लस समथिंग जे प्लस समथिंग के, उसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा? आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के साथ वाले का स्क्वायर का रूट। ठीक, डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के जो तीनों कंपोनेंट्स होंगे वो क्या देंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। सबको क्लियर अच्छे से? प्लीज यहां तक लिखिए पहले। आगे ध्यान दीजिए, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस, जैसे फर्स्ट क्वेश्चंस, होमवर्क भी दूंगा आज थोड़ा सा। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल ए दिस इज अ यूनिट वेक्टर। आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, आंसर नंबर 1, ये एक वेक्टर दिया है ai प्लस हाफ जे माइनस 1/3 के। कहता है ये यूनिट वेक्टर कब होगा? स्मॉल ए कितना होना चाहिए?
तो इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया? 1 के। इसका मैग्नीट्यूड, ये मैंने बोला यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। मैग्नीट्यूड कितना होता है? अंडर रूट ऑफ आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस जे के साथ वाले का स्क्वायर प्लस के के साथ वाले का स्क्वायर। यस और नो? स्क्वायरिंग करो। 1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 13/36। सो ए स्क्वायर कितना आ गया? ए स्क्वायर आ गया 23/36। तो ए कितना हुआ? प्लस माइनस √23/6। पहला क्लियर? मेथड समझ में आ गया? फर्स्ट वाला कैसे दिमाग लगाना है? आपको क्या बोला कि ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर हुआ? 1 के। तो जो भी इसका वेक्टर था इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर कर दिया? 1 के। मैग्नीट्यूड कैसे करते हैं? अंडर रूट ऑफ पहले वाले का स्क्वायर, जे वाले का स्क्वायर, के साथ वाले का स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। और देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में आपको क्या बोल रहा है? सेकंड में आपको बोला फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। इस वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल दो। मतलब इसी वेक्टर का क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास वेक्टर कौन है? वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। कितना आया? √38। ये इसका आ गया मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा? ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड। ए का वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, क्या रिजल्ट आया? 2/√38 आई कैप प्लस 3/√38 जे कैप प्लस 5/√38 के कैप। गॉट इट? समझ में आ गई बात? सिंपल, नो प्रॉब्लम, पक्का? ऑनलाइन सबको क्लियर? थर्ड पे आए। थर्ड में आपको बोला फाइंड डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर। डीआरस और डीसीज निकालने। ये जो वेक्टर आपको गिवन है, डीआरस और डीसीज के लिए क्या आपको बताया? डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइंस के लिए मैंने आपको क्या बताया? डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालते हो? जो वेक्टर दिया होता है वो उसके तीनों कंपोनेंट्स इन सिंपलेस्ट रेशियो। तो आपके पास वेक्टर कौन सा है? ए वेक्टर। आपके पास है ए वेक्टर, वो है 2i माइनस 4j प्लस 6k। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज बताओ कितने होंगे? 1 -2 एंड 3, राइट? नो प्रॉब्लम। डायरेक्शन कोसाइंस के लिए क्या करते हो? मैग्नीट्यूड निकालते हो। सो ए का मैग्नीट्यूड कितना आया? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, मतलब √56। ठीक है, कितना आ गया? 2√14। डिवाइड कर दो। ए का यूनिट वेक्टर कितना आया? 1/√14 आई कैप, 2 कट गया, 4/2√14 होगा कितना? 2/√14 जे कैप और 3/√14 के कैप। मानते हो बेटा? तो डायरेक्शन को साइंस कितने हुए? पहला हुआ 1/√14, दूसरा हुआ -2/√14, तीसरा कौन सा हुआ? 3/√14। नो प्रॉब्लम। ये क्या हो गए? डायरेक्शन कोसाइंस। क्या ये सबको क्लियर है? क्या ये सबको क्लियर है? आप सबको समझ में आया? लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस देखिए। आपको क्वेश्चन बोले ये 2 क्वेश्चंस, 4th एंड 5th। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा बेटा, आंसर नंबर 4। 4th में कह रहा है फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर दिस। यूनिट वेक्टर निकालिए इसकी डायरेक्शन में। यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में, तो पहले पोजीशन वेक्टर निकालोगे। पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? ओपी कितना हो जाएगा? माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। यस और नो? पोजीशन वेक्टर के लिए मैंने आपको क्या बताया?
एबीसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, यही बताया था अभी आपको। एबीसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए आई प्लस बीजे प्लस सी के। तो -1 2 4 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? -1i प्लस 2j प्लस 4k। आपको क्या निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर। तो ओपी का मैग्नीट्यूड निकालिए। ओपी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √ ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर √21। सो ओपी का यूनिट वेक्टर क्या होगा? -1 by √21 i कैप प्लस 2 by √21 j कैप प्लस 4 by √21 k कैप। एनी डाउट? समझ में आया? आ जाते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ आपको बोल रहा है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो मैंने P पॉइंट मान लिया 2 3 -1, Q पॉइंट मान लिया 1 4 7। तो पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चेक करो, क्या बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। x2 - x1 i कैप प्लस y2 - y1 j कैप प्लस z2 - z1 k कैप। तो pq वेक्टर का कितना हो जाएगा? 1 - 2 i कैप प्लस 4 - 3 j कैप प्लस 7 - -1 k कैप। तो ये क्या बना? -i कैप प्लस j कैप प्लस 8 k कैप। मानते हो? आपको क्या निकालना है? इसका यूनिट वेक्टर। तो आप क्या करोगे? इसका मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। √ ऑफ -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 66 √66। तो PQ का यूनिट वेक्टर क्या होगा? डिवाइड कर दो, -1 by √66 i कैप प्लस 1 by √66 j कैप प्लस 8 by √66 k कैप। समझ में आ गया सबको? ये आ गया इसका यूनिट वेक्टर। लॉजिकली क्लियर हो गए? तो ये बेसिक क्वेश्चन है। आज होमवर्क क्या है आपका? जितने मैंने क्वेश्चंस किए ये वाले आप लिख लिख के करेंगे, जितने कॉन्सेप्ट्स बताए वो रिवाइज करेंगे अच्छे से। एक एक फॉर्म, एक एक लॉजिक अगली क्लास तक याद चाहिए। अगली क्लास में इसके और एडवांस क्वेश्चंस करेंगे, फिर होमवर्क दूंगा, उससे पहले नहीं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।